गैसेस एक्सचेंज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, गैसेस का तबादला, जानदारों के जिस्म में गैसेस का तबादला कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारे जिस्म में, जानदारों के जिस्म में बहुत सारे निज़ाम पाए जाते हैं, जिसमें एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था जो आप लोगों ने इससे पहले 9th क्लास में आखिरी बार पढ़ा। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो आपने बेशुमार सिस्टम पढ़े, अभी होम्योस्टेसिस पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा। तो हर सिस्टम में आप लोगों ने देखा कि पहले आप पौधों में पढ़ते हैं और फिर आप एनिमल्स में पढ़ते हैं। तो इस तरह गैसेस एक्सचेंज भी पहले हम पौधों में पढ़ेंगे और फिर हम एनिमल्स में पढ़ेंगे। गैसेस एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जिस्म में जितने भी सेल्स होते हैं, इन सेल्स ने अपने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने होते हैं, और सेल्स को काम सर अंजाम देने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये जो एनर्जी होती है, क्या ये कैसे आती है, कहाँ से आती है एनर्जी, और एनर्जी असल में है क्या। एनर्जी बेसिकली वो ताकत है जिससे कोई भी काम किया जाता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। तो सेल के पास एनर्जी कहाँ से आती है, सेल इस एनर्जी को खुद बनाता है। सेल जनरेट दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की शक्ल में सेल इस एनर्जी को बनाता है। कैसे बनाता है ये एनर्जी, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल एनर्जी को बनाता है। कैसे बनाई जाती है, एक प्रोसेस होता है जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाते हैं। इस प्रोसेस के नतीजे में एनर्जी बनती है। 9th क्लास में आपने बायोएनर्जेटिक के चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ा था कि किस तरह एनर्जी बनती है। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना ज़रूर चाहूँगा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। तो आपको मैं ये बताऊँगा कि जैसा कि हमारे पास ये एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होती है, आप लोग को ये भी पता है कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे एनर्जी बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारा का सारा ग्लूकोज मेरे पास मौजूद है, ठीक है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का ये फार्मूला होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस टाइप की थोड़ी सी स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, ठीक है। इस ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन आकर रिएक्ट करती है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज टूटता है और हमारे पास बनती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो आपने देखा ग्लूकोज टूटा, ग्लूकोज के टूटने से एटीपी बनी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ग्लूकोज में अगर आप बॉन्ड्स देखो तो ज़्यादातर CH बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की CH बॉन्ड्स टूटे और उससे हमारे पास एनर्जी बने, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है। एक वो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ऐसे सेलुलर रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज टूटता है। हर बार ऑक्सीजन की वजह से नहीं टूटता। आप लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप की एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया तोड़ते हैं इस ग्लूकोज को, उनके केस के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। लेकिन ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है तो पायरोविक एसिड बनता है। ये सब कुछ आप पढ़ चुके होंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटता है और हमारे पास क्या बनती है, एटीपी यानी एनर्जी बनती है। अब ये जो चीज़ें हमारे पास आई हैं, एटीपी मिली है हमें और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, इनका क्या किया जाता है, साथ में ये ऑक्सीजन ये हमारे पास कहाँ से आई, इन तीनों को आगे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, या इस एटीपी का देख लेते हैं। एटीपी को सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो यही हम बात करते हैं कि सेल के पास एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी से आती है, और एटीपी को सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेता है। बाकी बचे ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन है सेल के पास नहीं होती है। सेल ऑक्सीजन को कहाँ से लेता है, माहौल से लेता है, अपने इन्वायरमेंट से लेता है। तो ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, सेल हमारे पास क्या करता है, माहौल से लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये जो बन जाती है, इसकी सेल को ज़रूरत नहीं होती, सेल इसको बाहर फेंक देता है। अब अगर आप देखो यहाँ पर, अगर इस ऑक्सीजन की बात करें, ये ऑक्सीजन जो है बाहर से आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास दो गैसेस एक्सचेंज हो रही हो, एक अंदर जा रही है और दूसरी बाहर जा रही है, तो ऐसे प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जानदार है मेरे पास, एक ऑर्गेनिज्म मैंने बनाया हुआ है। अगर मैं सेल, ये सेल था हमारा, ये सेल लेवल पे मैं बात कर रहा था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की। अगर मैं इसको जूम करूँ, ये जो सेल था ये वाला सेल था हमारे पास, ये वाला सेल था। इस सेल से ऑक्सीजन जो है अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ सेल्स होंगे और हर सेल की जमा होती जा रही है। तो हमारे जिस्म में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको जो है जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है नाक के ज़रिए से, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर खुद ब खुद तो नहीं आ रही, वो भी माहौल से ली जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को ब्रीदिंग कहता है, जिसमें माहौल से ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल में निकाला जाता है।
अगर सेल से बाहर निकाला जाए कार्बन डाइऑक्साइड को और सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर, इसको गैस एक्सचेंज बोलते हैं। और अगर जिस्म से बाहर निकाला जाए कार्बन डाइऑक्साइड को, जिस्म में ऑक्सीजन एंटर, इसे ब्रीदिंग बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। यहाँ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।